प्रिय विद्यार्थियों, मैं कमलेश आनंद, उच्च माध्यमिक शिक्षक MLB2 सागर। विद्यार्थियों, अभी कुछ दिन पहले मैंने 11वीं लेखांकन विषय में वीडियो डाले थे। उसका रिप्लाई मिला, लाइक मिले, अच्छा लगा। मैं आज पुनः 11वीं लेखांकन विषय में बैंक समाधान विवरण की इकाई का यह वीडियो बना रहा हूँ। ऐसी आशा करता हूँ कि आपके लिए यह उपयोगी सिद्ध होगा। विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं कि जो व्यवसायी होता है वह अपना लेन देन बैंक के माध्यम से करता है। बैंक व्यापारी के लेन देन का हिसाब किताब रखती है और उस हिसाब किताब के बदले व्यापारी को पासबुक देती है। जो भी लेन देन होता है व्यवसायी के पास उसका रिकॉर्ड उस पासबुक में अंकित होता है तथा व्यवसायी अपनी तरफ से पूरा लेन देन अपनी रोकड़ पुस्तक में रखता है। इस प्रकार व्यापारी के पास जो रोकड़ पुस्तक होती है और बैंक की जो पुस्तक अर्थात पासबुक होती है, इन दोनों का शेष हमेशा बराबर होता है या होना चाहिए। यदि व्यवसायी बैंक में रुपए जमा करता है तो वह अपने रोकड़ पुस्तक में प्रविष्टि करता है और बैंक उसकी प्रविष्टि पासबुक में करती है। एक बात यहाँ ध्यान रखने योग्य है कि जो भी लेन देन होंगे व्यवसायी अपनी रोकड़ पुस्तक में यदि कोई नगद या चेक जमा करता है तो उसे वह डेबिट करता है तथा बैंक उस राशि को अपने यहाँ पर क्रेडिट करता है। इस प्रकार से रोकड़ पुस्तक और पासबुक दोनों का शेष या बैलेंस बराबर होना चाहिए। किंतु विद्यार्थियों, किन्हीं कारणों से रोकड़ पुस्तक और बैंक शेष में अंतर आ जाता है। इस अंतर के क्या कारण हैं, इसी का समाधान करने हेतु लेखांकन में जो कार्य किया जाता है उसे हम बैंक समाधान विवरण कहते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ पर ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि बैंक समाधान विवरण व्यापारी अर्थात बैंक के ग्राहक अर्थात खाता धारक के द्वारा बनाया जाता है और यह एक निश्चित अवधि या निश्चित तिथि पर तैयार किया जाता है। चलिए देखते हैं रोकड़ बही और पासबुक में क्या संबंध होता है। तो देखें कि रोकड़ बही और पासबुक में विपरीत पक्षों में प्रविष्टियां की जाती हैं। कहने का मतलब विपरीत संबंध होता है, अर्थात जो चीज़ रोकड़ बही में डेबिट होगी वही चीज़ पासबुक में क्रेडिट होगी। आपको पता भी होगा कि रोकड़ बही में जो चीज़ डेबिट करते हैं
तो पासबुक में वो चीज़ जमा होती है। दूसरा देखें संबंध, रोकड़ बही और पासबुक में विपरीत संबंध होता है, बता चुका हूँ मैं। फिर देखें, यदि व्यापारी बैंक में नकद या चेक जमा करता है तो वह अपनी रोकड़ बही के बैंक के स्तंभ को डेबिट राशि में प्रविष्टि करेगा तथा बैंक अपने यहाँ पर प्राप्त रकम या चेक की राशि को व्यापारी के खाते में जमा प्रविष्टि या क्रेडिट प्रविष्टि करता है। फिर देखें कि इस तरह बैंक से रुपए निकालने पर व्यापारी बैंक को क्रेडिट तथा बैंक व्यापारी के खाते को डेबिट करती है। विपरीत संबंध होने के बाद भी रोकड़ बही के बैंक स्तंभ का डेबिट शेष और पासबुक का क्रेडिट शेष समान होता है। फिर रोकड़ बही का डेबिट शेष सामान्य शेष और पासबुक का क्रेडिट शेष सामान्य शेष कहलाता है। ये ध्यान रखना, सामान्य शेष और अधिविकर्ष ये आगे काम आएंगे आपके लिए, इसलिए इस बात को ज़रूर नोट कर लें। लेकिन रोकड़ बही का क्रेडिट शेष और पासबुक का डेबिट शेष ऋणात्मक या अधिविकर्ष शेष कहलाता है। उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको पासबुक और रोकड़ बही के बीच के जो संबंध है समझ आया होगा। आगे चलें। अब अपन देखते हैं कि बैंक समाधान विवरण का अर्थ क्या है और इसकी परिभाषा क्या है। तो सामान्यतः सामान्य स्थिति में रोकड़ बही और पासबुक के शेष समान होते हैं, किंतु कभी कभी किन्हीं कारणों से रोकड़ बही और पासबुक के शेषों में अंतर आ जाता है। इस अंतर को ज्ञात करने के लिए बैंक के ग्राहक अर्थात व्यापारी या खाता धारक द्वारा एक निश्चित समय पर जो विवरण तैयार किया जाता है उसे बैंक समाधान विवरण कहते हैं। परिभाषा देखें, बैंक समाधान विवरण एक विवरण मात्र है जो मुख्यतः पासबुक के शेष का रोकड़ बही के शेष से मिलान करने के लिए तैयार किया जाता है। इस प्रकार देखें, जो इसका सारांश निकलता है कि एक निश्चित तिथि पर रोकड़ बही के बैंक स्तंभ और पासबुक के शेष में होने वाले अंतर के कारणों की खोज करना तथा उन कारणों से बैंक को अवगत कराने के उद्देश्य से बनाया गया विवरण बैंक समाधान विवरण कहलाता है। आगे चलें। अब हम देखते हैं कि बैंक समाधान विवरण की क्या विशेषताएं हैं, क्या गुण हैं। तो बैंक समाधान विवरण जो है जब रोकड़ पुस्तक और बैंक की पासबुक में जब अंतर होता है तभी तैयार किया जाता है। एक चीज़ और ध्यान रखें कि ऐसा नहीं है बैंक समाधान विवरण बनाना अनिवार्य है। यदि रोकड़ पुस्तक और पासबुक में कोई अंतर नहीं है तो बैंक समाधान विवरण बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। फिर बैंक समाधान विवरण खाता नहीं है, यह केवल एक विवरण है। जैसे लेखांकन में अन्य प्रकार के जो खाते तैयार होते हैं और व्यवसाय में या व्यवसाय क्रियाओं को संपन्न करने के लिए उन खातों को तैयार किया जाता है, उस टाइप से बैंक समाधान विवरण नहीं होता।
यह केवल विवरण मात्र होता है, खाता नहीं है। कहने का मतलब इसमें खाते के नियम लागू नहीं होते। फिर देखें, बैंक समाधान विवरण ग्राहक द्वारा तैयार किया जाता है। बता चुका हूँ कि जो बैंक का ग्राहक होता है अर्थात व्यवसायी होता है, सामान्य ग्राहक होता है या सामान्य खाता धारक होता है, वह इसे तैयार करता है, ना कि बैंक। मतलब बैंक तैयार नहीं करता, यह बैंक के खाता धारक द्वारा तैयार किया जाता है। और देखें, एक निश्चित तिथि पर तैयार करना। बैंक समाधान विवरण एक निश्चित तिथि पर तैयार किया जाता है ताकि उस तिथि पर जो बैलेंस है वह ज्ञात किया जा सके और यदि उसमें कोई अंतर है तो उसको ज्ञात किया जा सके। फिर त्रुटि पता लगाने के लिए तैयार करना। बैंक समाधान विवरण का उद्देश्य ही होता है कि रोकड़ बही या रोकड़ पुस्तक और पासबुक में क्या अंतर है, क्या त्रुटि आई है, उसको इसके माध्यम से ज्ञात किया जा सके। अब हम देखते हैं कि बैंक समाधान विवरण की उपयोगिता या महत्व क्या है। देखें, पहला महत्व, रोकड़ बही तथा पासबुक के शेष में भिन्नता के लिए उचित कारणों का पता लगाना और बैंक को उन कारणों से अवगत कराना बैंक समाधान विवरण से ही संभव हो पाता है। फिर देखें, बैंक के साथ होने वाले सभी व्यवहारों को रोकड़ बही तथा पासबुक में यथा समय पर प्रविष्ट किए गए हैं कि नहीं, इसकी जानकारी भी बैंक समाधान विवरण के माध्यम से ही प्राप्त की जाती है। जैसे कि मान लो जब हमने चेक दिया किसी को तो वह चेक उस समय बैंक में पहुंचा कि नहीं पहुंचा, या हमने बैंक में जो जमा किया है चेक उसका संग्रह हुआ कि नहीं हुआ है, उसी दिनांक में हुआ है कि अन्य कोई दिनांक में हुआ है, इसकी जानकारी बैंक समाधान विवरण से ही प्राप्त की जाती है। एक निश्चित अवधि में निर्गमित किए गए चेकों के भुगतान की स्थिति की जानकारी भी बैंक समाधान विवरण से ही प्राप्त की जा सकती है। मतलब जो चेक हमने संग्रहण के लिए बैंक में भेजे थे, क्लियरेंस के लिए जो चेक बैंक में भेजे थे वो क्लियर हुए कि नहीं, उनका संग्रहण हुआ कि नहीं, इसकी जानकारी बैंक समाधान विवरण से ही प्राप्त होती है। फिर बैंक समाधान विवरण से कर्मचारियों द्वारा की गई त्रुटियों तथा रोकड़ के गबन संबंधी मामले भी प्रकट हो जाते हैं। मान लो किसी कर्मचारी ने लेखांकन में कोई त्रुटि की है जिससे पासबुक का बैलेंस और कैश बुक के बैलेंस में डिफरेंस है, अंतर है, तो उसको ज्ञात करने के लिए बैंक समाधान विवरण सहायक होता है। व्यापारी उन देनदारियों से परिचित हो जाता है जिन्होंने सीधे बैंक खाते में राशि जमा कर दी है। व्यापारी को जिससे पैसा चाहिए होता है और यदि वो सीधे बैंक खाते में जमा कर देता है जिसकी जानकारी व्यापारी को नहीं होती, तो उसकी जानकारी भी बैंक समाधान विवरण बनाकर प्राप्त की जाती है। आगे चलते हैं हम। रोकड़ बही के शेष तथा पासबुक के शेष में क्यों अंतर होता है, क्या कारण है इस अंतर के। देखें, ऐसे व्यवहार जिन्हें रोकड़ बही में लिखा गया है किंतु पासबुक में नहीं लिखा गया, ऐसे व्यवहार जिन्हें रोकड़ बही में लिखा गया है किंतु पासबुक में नहीं लिखा गया, इससे अंतर आ जाता है। फिर चेक निर्गमित किए गए, इसके अंतर्गत है कि
चेक निर्गमित किए गए किंतु भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुए, अर्थात इन्हें रोकड़ पुस्तक में तो लिख लिया गया है किंतु जब वो चेक बैंक में प्रस्तुत ही नहीं किया गया तो उसकी एंट्री पासबुक में नहीं हो पाई है। फिर इसी के अंतर्गत दूसरा है कि चेक संग्रह हेतु भेजे किंतु संग्रहण नहीं हुआ। इसका मतलब है कि चेक बैंक में भेजे और हमने रोकड़ पुस्तक में लिख लिए गए हैं, लेकिन उनका संग्रहण अभी नहीं हुआ है, जिससे उनकी एंट्री पासबुक में नहीं हो पाई है। फिर है चेक रोकड़ बही में लिख गए किंतु बैंक में जमा करना भूल गए। इसका मतलब है कि किसी ग्राहक से हमें चेक प्राप्त हुआ और हमने रोकड़ पुस्तक में तो लिख लिया है, लेकिन हम उसको बैंक भेजना भूल गए, जिससे पासबुक में उसकी एंट्री नहीं हो पाई। फिर अगला भाग है जो इसी का कि अंतर होने का अगला दूसरा जो कारण है कि ऐसे व्यवहार जिन्हें पासबुक में लिख लिया गया है किंतु रोकड़ बही में नहीं लिखा गया। अब ऐसे व्यवहार हैं जो व्यापारी ने नहीं लिखे लेकिन पासबुक में उनकी एंट्री हो चुकी है। देखें कौन कौन से हैं। नंबर 1, बैंक द्वारा जमा राशि पर दिया गया ब्याज। में जो व्यापारी होता है उसके अकाउंट में जो राशि जमा होती है तो बैंक उस जमा राशि पर समय समय पर ब्याज देता है, जिसकी एंट्री बैंक पासबुक में तो कर देता है किंतु उसकी जानकारी व्यापारी को ना होने से वह रोकड़ पुस्तक में नहीं कर पाता। फिर है बैंक द्वारा व्यापारी की ओर से किए गए विभिन्न भुगतान। व्यापारी बैंक को अपने प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने की अनुमति देता है, एजेंट के रूप में, अभिकर्ता के रूप में कार्य करने की अनुमति देता है, जिससे बैंक समय समय पर व्यापारी की ओर से विभिन्न भुगतान करता रहता है, जैसे कि बीमा किस्त भरना, आयकर की किस्त भरना, कोई बिल आदि है उसकी पेमेंट करना। तो ये बैंक तो करता रहता है, लेकिन इसकी प्रविष्टि रोकड़ पुस्तक में व्यापारी नहीं कर पाता, जबकि पासबुक में इसकी प्रविष्टि हो जाती है, जिससे अंतर आ जाता है। और तीसरा है बैंक द्वारा प्रतिभूतियों आदि पर वसूल ब्याज तथा लाभांश की जमा की गई राशि। व्यवसायी ने ऋणपत्र, अंश या अन्य कोई बॉन्ड्स, प्रतिभूतियाँ आदि ले रखी हैं, जिन पर कंपनियों के माध्यम से समय समय पर ब्याज या लाभांश या अन्य कोई प्राप्ति होती है, जो सीधे व्यापारी के बैंक खाते में जमा होती है, जिसकी प्रविष्टि पासबुक में तो हो जाती है किंतु जानकारी ना होने से व्यवसायी अपनी रोकड़ पुस्तक में नहीं कर पाता। और लास्ट है कि व्यापारी के खाते में ग्राहक द्वारा सीधे जमा की गई राशियाँ। मान लो जो देनदार हैं होते हैं, जिनको व्यवसायी को पैसा देना है, वो जब व्यवसायी के सीधे खाते में राशि जमा कर देते हैं तो बैंक उसकी प्रविष्टि पासबुक में कर देता है, किंतु व्यवसायी को इसकी जानकारी ना होने से वह रोकड़ पुस्तक में इसकी प्रविष्टि नहीं कर पाता, जिससे पासबुक और रोकड़ पुस्तक में क्या होता है, अंतर आ जाता है। आगे चलते हैं। हम देखते हैं कि रोकड़ बही के जब हम सामान्य शेष को आधार मानकर बैंक समाधान विवरण तैयार करते हैं तो देखो विद्यार्थियों, आप लोगों को बता दें कि बैंक समाधान विवरण तैयार करने की 4 कंडीशन हो सकती हैं। पहली, जब रोकड़ पुस्तक का हम सामान्य शेष को आधार माने अर्थात डेबिट शेष को आधार माने। दूसरी कंडीशन होती है जब हम रोकड़ पुस्तक के क्रेडिट शेष अर्थात अधिविकर्ष को आधार माने। तीसरी कंडीशन होती है जब हम पासबुक के सामान्य शेष अर्थात क्रेडिट शेष को आधार माने। और चौथी कंडीशन होती है जब हम पासबुक के
डेबिट शेष अर्थात अधिविकर्ष को आधार मानकर बैंक समाधान विवरण तैयार करें। तो मैं यहाँ पर केवल आपको जो बेसिक चीज़ है कि जब हम रोकड़ पुस्तक के सामान्य शेष अर्थात डेबिट शेष को आधार मानकर बैंक समाधान विवरण तैयार करते हैं तो ऐसी कौन सी मदें हैं जिनको जोड़ा जाता है और ऐसी कौन सी मदें हैं जिनको घटाया जाता है, जिनसे जो अंतर आया है वो अंतर दूर किया जा सके। देखें स्क्रीन पर आप, जब हम रोकड़ पुस्तक का सामान्य शेष लेते हैं तो निम्नलिखित मदें जोड़ी जाती हैं। लिखा हुआ है प्लस आइटम्स या जोड़ी जाने वाली मदें। नंबर 1, चेक निर्गमित किए गए किंतु बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए, इसको जोड़ा जाएगा। दूसरा है बैंक द्वारा जमा राशि पर दिया गया ब्याज जिसकी प्रविष्टि रोकड़ पुस्तक में नहीं की गई, इसको भी जोड़ा जाएगा। तीसरा जोड़ा जाएगा कि व्यापारी के ग्राहक द्वारा सीधे बैंक खाते में जमा की गई राशि। और चौथी चीज़ जो जोड़ी जाएगी, बैंक द्वारा प्रतिभूतियों आदि पर संग्रहित ब्याज, लाभांश आदि की राशि जिसका उल्लेख रोकड़ पुस्तक में नहीं किया गया। इन 4 चीज़ों को जोड़ा जाएगा। इसी तरह जो ये 4 चीज़ें हैं ये घटाई जाएंगी। देखें ऊपर राइट हैंड पर लिखा हुआ है घटाई जाने वाली मदें। जैसे नंबर 1, संग्रह के लिए भेजे गए चेक या ड्राफ्ट या विपत्र जिनका आज दिनांक तक संग्रह नहीं हुआ है, इसको घटाया जाएगा। आज दिनांक से मतलब है जिस निश्चित तिथि पर हम बैंक समाधान विवरण तैयार कर रहे हैं उस तिथि पर क्या चेक, ड्राफ्ट आदि का संग्रह नहीं हुआ है तो उसको घटाया जाएगा। फिर ऐसे चेक जिन्हें रोकड़ बही में लिखा गया किंतु बैंक भेजना भूल गए, ऐसे चेक जो व्यवसायी ने रोकड़ पुस्तक में तो लिख लिए किंतु बैंक में वो अभी तक नहीं पहुँचे, उनको भी घटाया जाएगा। फिर बैंक द्वारा लगाया गया अधिविकर्ष पर ब्याज, बैंक कमीशन आदि जिन्हें रोकड़ बही में नहीं लिखा गया है जबकि बैंक ने उस व्यापारी के खाते से काट लिया है, इसको घटाया जाएगा। फिर बैंक में जमा किए गए चेक या ड्राफ्ट अस्वीकृत या अनादृत हो गए। मान लो कोई चेक या ड्राफ्ट है जो बैंक में जमा किया था लेकिन वो अस्वीकृत हो गए, उसको भी घटाया जाएगा। अब देखें कि जब हम बैंक समाधान विवरण बनाते हैं तो किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, ये महत्वपूर्ण बातें हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। देखें जब पासबुक का शेष को आधार मानकर बैंक समाधान विवरण तैयार करना हो तो उपर्युक्त घटाई जाने वाली मदों को जोड़ा जाता है एवं जोड़ी जाने वाली मदों को घटाया जाता है। अभी हमने जो ये आधार बताया वो रोकड़ पुस्तक का सामान्य शेष था, लेकिन यदि हम पासबुक को आधार मानकर, पासबुक के शेष को आधार मानकर बैंक समाधान विवरण तैयार करते हैं तो जो घटाई जाने वाली मदें हैं जो राइट हैंड पर लिखी हैं उसको जोड़ा जाएगा और जो जोड़ी जाने वाली मदें हैं उसको घटाया जाएगा। जब हम रोकड़ बही का सामान्य शेष या पासबुक का सामान्य शेष को आधार मानकर बैंक समाधान विवरण तैयार करते हैं तो दोनों दशाओं में शेष को धन की मद वाले स्तंभ में लिखना चाहिए। मैंने बैंक समाधान विवरण का एक प्रारूप बनाया है जो आगे पेज पर मिलेगा। इसमें एक धन की मद और एक ऋण की मद का कॉलम होगा। जो सामान्य से जब भी हम लेंगे किसी भी पुस्तक का तो उसे हम हमेशा धन की मद में ही लिखेंगे, लेकिन जैसे ही अधिविकर्ष हम लेंगे तो उसे हम ऋण की मद में लिखेंगे और उपर्युक्त नियम यथावत चलते रहेंगे।
इसी प्रकार जब अधिविकर्ष की स्थिति दी गई हो तो उस अधिविकर्ष के शेष को ऋण या माइनस के कॉलम में लिखना चाहिए। रोकड़ बही का शेष लेकर बैंक समाधान विवरण बनाया जाता है तो परिणाम में पासबुक का शेष प्राप्त होगा। इसी प्रकार पासबुक के शेष को आधार मानकर बैंक समाधान विवरण बनाया जाता है तो परिणाम में रोकड़ बही का शेष प्राप्त होता है जब तक कि कोई विपरीत परिस्थिति ना हो। क्योंकि पासबुक का संबंध रोकड़ पुस्तक से है, रोकड़ पुस्तक का संबंध पासबुक से है और हम मिलान एक दूसरे की पुस्तक से करते हैं। तो जब हम रोकड़ पुस्तक को आधार मानकर प्रश्न हल करना प्रारंभ करते हैं तो उसके परिणाम में दूसरी पुस्तक का शेष आता है, क्योंकि हम जो अंतर ज्ञात कर रहे हैं वो किस पुस्तक से कर रहे हैं, दूसरी पुस्तक से कर रहे होते हैं। ठीक है ना। अब देखें बैंक समाधान विवरण का जो प्रारूप है वो क्या है। ये देखो एक निश्चित अवधि के लिए बनाया जाता है तो विवरण रहेगा पहला कॉलम, दूसरा धन की मदें और तीसरा ऋण की मदें। तो देखें आप कि यदि हम रोकड़ या पासबुक का सामान्य शेष लें तो धन की मद में लिखा जाएगा और यदि हम रोकड़ पुस्तक का अधिविकर्ष लेंगे या पासबुक का अधिविकर्ष लेंगे तो उसे हम ऋण की मद में लिखेंगे। फिर जोड़ी जाने वाली मदें हैं जो हमने चर्चा कर चुके हैं, उनको जोड़ा जाएगा, धन की मद में लिखा जाएगा। और यदि घटाने वाली मदें हैं जो भी दी गई हों प्रश्न में, उनको हम ऋण की मद में लिखेंगे और दोनों कॉलमों का, दोनों स्तंभों का योग करते हैं और जो स्तंभ का योग अधिक होता है वह उसका दूसरी पुस्तक का शेष कहलाता है। तो विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। मैंने जो जानकारी इसमें प्रस्तुत की है वो समझ आ गई होगी। आगे जब भी टाइम मिलेगा तो मैं और ऐसे किसी चैप्टर पर वीडियो बनाकर पोस्ट कर दूँगा।